हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। ये एक क्रैश कोर्स चैनल है जिसमें यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पूरे कोर्स को कवर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम संस्था को पढ़ेंगे और संस्था जो है यूजीसी नेट के यूनिट 3 में आती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं संस्था को। और उसके पहले मैं ये बता दूं कि फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है, ताकि उनको भी इसका लाभ हो। और सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है, मेरा चैनल बिल्कुल न्यू है तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में, अपने दोस्तों में। ओके, तो इसके अलावा मैं ये भी बता दूं फ्रेंड्स कि अभी से आपको पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं और यदि अभी से आप पढ़ेंगे ना तो आपको कोई काट ही नहीं हो सकता कि आपको कोई हरा के निकल जाए आगे। ठीक है, ये जो निरंतर अभ्यास होता है इसमें इसका कोई विकल्प नहीं होता, ये बड़े बड़ों को परास्त कर सकता है। ठीक है, तो जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे, निरंतर पढ़ाई करेंगे, पर मन नहीं कर रहा पढ़ने का तो अभी कोई बात नहीं, आप 2 घंटे बाद पढ़िए, कल पढ़िए। ठीक है, कल से शुरू कीजिए। लेकिन जब आप स्टार्ट कीजिए ना तो आप बिल्कुल अनुशासन से कि हमको इतने घंटे पढ़ना है तो बस पढ़ना है। ठीक है, और जो भी डिस्ट्रैक्शंस है, आपको मूवी देखने का बहुत शौक़ है तो उसको भी एक अवार्ड की तरफ बना लीजिए कि हम इतने घंटे पढ़ लेंगे तब हम एक मूवी देखेंगे। ठीक है, तो अपने बॉडी को आप स्वयं डील कीजिए, अपने दिमाग को स्वयं डील कीजिए, और दिमाग को जब अपने वश में करेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ मैं बस इतना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो मेरे चैनल के द्वारा। ओके, तो शुरू करते हैं। संस्था जो है, संस्था शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। ठीक है, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल नामक पुस्तक में उन्होंने संस्था का प्रयोग किया था और इसी पुस्तक में उन्होंने प्रकार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये जो पुस्तक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट प्रिंसिपल, इसमें उन्होंने संस्था का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, ये स्पेंसर जो है वो इंग्लैंड के थे, इंग्लैंड के समाजशास्त्री थे। फिर देखिए, संस्था वह माध्यम है जिसके माध्यम से समाज के कार्यों को क्रियान्वित किया जाता है। ठीक है, यानी देखिए, कोई भी संस्था हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी समिति हो, कोई भी संगठन हो, जब तक उसमें नियम नहीं होंगे तब तक वो कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, चाहे आप छोटे से संगठन को देखिए, बड़े संगठन को देखिए, उसमें कुछ नियम बनाए जाते हैं, नियम के आधार पर ही कार्य होता है। उसी तरह से समाज तो बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो जब समाज के नियम नहीं होंगे तो समाज कैसे जीवित रहेगा। तो इसीलिए संस्था वह माध्यम है जिसके द्वारा समाज के कार्यों को क्रियान्वित किया जाता है, यानी समाज के जो नियम होते हैं वो क्या है, वो संस्था है। ठीक है, स्पेंसर का ये कोटेशन है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पेंसर ने ही संस्था शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, संस्थाएं मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित नियमों और कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है। ठीक है, तो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति देखिए कैसे होती है। जैसे मान लीजिए विवाह एक संस्था है। ठीक है, विवाह के द्वारा क्या होता है, मानवीय आवश्यकता की पूर्ति होती है, यानी कि यदि विवाह न होता तो व्यभिचार बहुत ज़्यादा होता। ठीक है, कोई किसी के भी साथ रह लेता, फिर हट जाता, फिर दूसरे, फिर इस तरह से ना समाज में एक क्या बोलते हैं, दूषितपन होता। ठीक है, पूरा प्रदूषण फैला होता है इस क्षेत्र में। लेकिन विवाह नामक संस्था के द्वारा एक मान्यता मिलती है कि ये व्यक्ति केवल इसी के साथ रह सकता है। ठीक है, और दूसरे लोगों के साथ रहेंगे तो समाज के द्वारा आलोचना होगी। ठीक है, तो आलोचना के डर से भी लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं। समाज में क्या होता है, इससे प्रदूषण नहीं फैलता, व्यभिचार नहीं फैलता और समाज में नियम अच्छे से चलते हैं। ठीक है, उसी तरह से और भी जो कार्य हैं समाज के द्वारा, जो संस्थाओं के द्वारा होते हैं, चाहे आर्थिक संस्था हो, राजनीतिक संस्था हो, तो उससे भी क्या होता है, आवश्यकताओं की पूर्ति ही होती है किसी न किसी कारण से। गिलिन और गिलिन ने संस्था को सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई माना। देखिए, गिलिन और गिलिन ने संस्था को सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई माना कि जो हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था है उसकी इकाई संस्था है। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि एग्ज़ाम में आ सकता है कि किसने संस्था को सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई माना, तो वो गिलिन और गिलिन है। ओके, संस्थाओं की एक संरचना होती है जो कि व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए महाविद्यालय है, महाविद्यालय में स्वीपर भी होगा, चौकीदार भी होगा। ठीक है, और जो भी लोग हैं जैसे क्लर्क भी होंगे, प्रिंसिपल भी होंगे, टीचर्स भी होंगे। ठीक है, सबको डील करने के लिए मैनेजर भी होंगे। तो नीचे से ऊपर तक पूरी एक संरचना होती है, सबके अलग अलग नियम होते हैं कि इनको इतने बजे आना है। जैसे चौकीदार को क्या है, सबको जाने के बाद आना है रात को सोने के लिए। ठीक है,
और स्वीपर है वो सुबह आएगा, सबके आने के पहले ही चला जाएगा वो आके, ठीक है, साफ़ सफाई करके। इसी तरह से सबके लिए एक अलग अलग व्यवस्था, अलग अलग नियम है, उसी नियम के आधार पर सबको कार्य करना पड़ता है। और एक संरचना होती है कि निम्न से लेकर उच्च तक, यानी कोई कॉलेज है तो उसमें ऐसा नहीं कि स्वीपर की ज़रूरत नहीं है, चौकीदार की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, प्यून की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है, सबकी ज़रूरत है। सब लोग उतने ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कोई स्वीपर है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि टीचर, ठीक है। कैसे इम्पोर्टेंट है देख लीजिए कि जैसे कोई कॉलेज है बिल्कुल गंदा है और कूड़े का ढेर लगा हुआ है, तो आप उसमें पढ़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। टीचर के आने के बाद भी जब उसमें बदबू आएगी, पूरा कमरा कचड़े से भरा होगा, तो आप उसमें पढ़ नहीं पाएंगे। तो स्वीपर की भी ज़रूरत है, ठीक है। समय समय पर सबकी सेवा के लिए प्यून की भी ज़रूरत है, ठीक है। और कॉलेज में जो स्पेशल दस्तावेज होते हैं उसके रखवाली के लिए चौकीदारों की भी ज़रूरत है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पूरा जो संरचना होती है, संरचना में हर व्यक्ति इम्पोर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि कोई इम्पोर्टेंट है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। और देखिए संस्थाएं जो होती है वो संस्कृति की वाहक होती हैं, ठीक है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे संस्कृति कैसे जाती है, जैसे विवाह के नियम हो गए। जैसे विवाह में बहुत आडंबर होता है, रिश्तेदार एक हफ्ते पहले से ही आ जाते हैं और पहले से ही गाना नाचना, और ये प्रथा वो उस पेड़ के पीछे जाके छूना, पास जाके छूना है, वहाँ धागा बांधना है, ठीक है। फिर क्या क्या मतलब पूरा एकदम स्ट्रक्चर जैसा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे हस्तांतरित कैसे होती है? विवाह के द्वारा, ठीक है। जैसे मान लीजिए विवाह हुआ, अगले दूसरे लोग देखे, उसको सीखे कैसे कैसे करना है, फिर दूसरे के विवाह में वो लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। इस तरह से वो लोग सीखते जाते हैं, इस तरह से पीढ़ियाँ जो हैं आगे बढ़ती जाती हैं। समनर ने संस्था के विकास को स्पष्ट किया। इन्होंने देखिए संस्था के पूरे विकास को बताया कि कैसे संस्था बनी, ठीक है, उसका बीज कहाँ से बना, किस तरह से संस्था बनी, इसकी बात उन्होंने की है। तो पहले इनके देख लेते हैं संस्था को उन्होंने कैसे परिभाषित किया है। इन्होंने कहा है कि संस्था एक विचारधारा, विचार मत या सिद्धांत तथा एक ढांचे से मिलकर बनती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, क्योंकि इन्होंने संस्था के विकास को बताया है, ठीक है। फिर देखिए संस्थाओं को उन्होंने दो भागों में बांटा, स्थापित संस्थाएं और निर्मित संस्थाएं, ठीक है। तो स्थापित संस्थाएं में जैसे विवाह हो गया, ठीक है, परिवार हो गया, इस तरह से और जो संस्थाएं हमको जन्म के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पूर्वजों से जो प्राप्त हुई है वो क्या है, वो स्थापित संस्थाएं हैं, ठीक है। और निर्मित संस्थाएं क्या है, जैसे हम जो कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो उसमें क्या हो गया, वो निर्मित संस्था होगी, उसमें जो नियम बनेंगे वो निर्मित संस्था होगी, ठीक है। और कानून जो बनते हैं वो भी निर्मित संस्थाएं हैं, यानी जो हम अपनी इच्छा से बनाते हैं वो निर्मित संस्थाएं हैं, और जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वजों से हमको मिला है वो क्या है, स्थापित संस्था है। फिर देखिए संस्था के विकास की बात समनर ने कही है। कैसे उन्होंने कही, देखिए पहले परिस्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है, कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न होती है कि ऐसी परिस्थिति आ गई, अब क्या किया जाए। उसके बाद आवश्यकता होती है कि हाँ इस परिस्थिति से निपटने के लिए कुछ उपायों की आवश्यकता है, ठीक है। तो आवश्यकता जब होती है तो क्या होता है, विचार उत्पन्न होता है कि हाँ इसको तो ऐसे ये आइडिया सही है कि इस परिस्थिति से इस आवश्यकता को ऐसे पूरा किया जाए, ठीक है। फिर जो है वो विचार जो है लोगों द्वारा जब अपना लिया जाता है, जो पूरा समूह उसको उस परिस्थिति में जब वो आवश्यकता होती है तो लोग वही विचार अपनाते हैं। तो क्या होता है, ढेर सारे लोग जब उसी विचार को अपनाने लगते हैं तो क्या हो गया, आदत बन जाती है, ठीक है। आदत जब बन गई तो जनरीति, धीरे धीरे वो जनरीति बन जाती है, क्योंकि पूरा समूह, जो पूरा ग्रुप, पूरा समुदाय होता है वो उसको अपनाने लगता है। जब सेम परिस्थिति आएगी, सेम आवश्यकता होगी तो लोग क्या करेंगे, वही विचार और उसी के अनुसार काम करना शुरू करेंगे। तो वो जनरीति धीरे धीरे वो लोगों की रीतियाँ बन जाती है। फिर जैसे ही वो कंडीशन आई, हाँ इसका ये उपाय है, ठीक है। तो जनरीति के बाद जब वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो जाता है, यानी कि जब हमारे पूर्वज, जैसे कि पिता को ये समस्या थी, ठीक है, तो उसने उस समस्या के उपाय के लिए क्या किया, ये विचार अपनाया, ठीक है। धीरे धीरे पूरा समुदाय वही विचार अपनाने लगा। फिर उनके पुत्र पौत्र, ठीक है, पर जो प्रपौत्र है, सब लोग वही सब अपनाने लगे पीढ़ी दर पीढ़ी। तो ये प्रथा बन गई, ठीक है। पूर्वजों का अनुभव इसमें मिल गया, धीरे धीरे लोग इसमें क्या करें, संशोधन करते चले गए। फिर रूढ़ी बन गई, जब इसको तोड़ना समूह द्वारा दंड माना जाने लगा, यानी इसको बिल्कुल कठोरता प्राप्त हो गई, तो ये रूढ़ी बन गई, ठीक है। और रूढ़ी ही क्या धीरे धीरे संस्था बन गई, यानी पूरा नियम बन गया। और जब संस्था बन गई तो ये पूरा स्थायी हो गया, ठीक है। इसको बदलना फिर बहुत ही मुश्किल कार्य हो गया। फिर देखिए संस्था की विशेषताएं। संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था में संस्था एक इकाई
के रूप में कार्य करती है। यानी जो पूरी व्यवस्था है, सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था है, उसमें संस्था एक इकाई है और ये सांस्कृतिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, ढेर सारी संस्थाएं मिलकर सांस्कृतिक व्यवस्था बनाती हैं, इसलिए एक संस्था की बात करेंगे तो ये इकाई है। ये अधिक स्थायी होती है। तो मैंने आपसे बताया कि संस्थाएं जो होती हैं वो बहुत लंबे समय से धीरे धीरे वो रूढ़ी, प्रथा, परंपरा, ठीक है, सबसे होते हुए आती हैं, तो ये स्थायी हो जाती है लास्ट में। एक या अनेक सुस्पष्ट उद्देश्य होते हैं। कोई भी संस्था किसी उद्देश्य से बनाई जाती है, तो मैंने आपको बताया पहले परिस्थिति उत्पन्न होती है, उसके अनुसार कोई आवश्यकता होती है और आवश्यकता को पूरा करने के लिए विचार उत्पन्न होता है। ठीक है, तो परिस्थिति के अनुसार क्या हो, उद्देश्य हो गया कि हाँ इस आवश्यकता के लिए हमको कुछ उद्देश्य है, उस उद्देश्य से संस्था बनी, धीरे धीरे विकसित होते होते। संस्थाओं से संबंधित कुछ विशेष उपकरण होते हैं जिनसे सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ठीक है, कोई भी संस्था हो उसके कुछ विशेष उपकरण होंगे। जैसे महाविद्यालय है तो महाविद्यालय का ड्रेस हो गया। ठीक है, उस तरह से और भी जो प्रतीक हो गए, जो उसका बैज होता है, जो उसका सिंबल होता है कॉलेज का। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, महाविद्यालय का पूरा पूरा जो प्रतीक होता है, जो सिंबल होता है। विवाह का देख लें तो सिंदूर हो गया। ठीक है, और भी जो मंगलसूत्र वगैरह हो गया, जो भी महिलाएं पहनती हैं शादी के बाद, तो ये विवाह के द्वारा जो मिला है उनको, वो प्रतीक है। ठीक है, और विवाह में भी कुछ प्रतीक होते हैं। इस तरह से प्रत्येक संस्था किसी न किसी प्रतीक से जुड़ी होती है, चाहे वो छोटी संस्था हो, बड़ी संस्था हो, उसमें कोई न कोई प्रतीक ज़रूर होता है, कोई न कोई उपकरण होता है संस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि अदृश्य होकर संस्था आई, उसने पूरा कार्य कर दिया। कुछ उपकरण होंगे, जैसे विवाह को करना है तो उसमें कुछ उपकरण होंगे, फूल होंगे और पूरा हवन की सामग्री होगी। ठीक है, गाड़ियाँ होंगी, बारात जाने के लिए पूरा घोड़े, हाथी, सब कुछ। ठीक है, तो ये उपकरण है संस्था के नियमों के पालन के लिए उपकरण है। ठीक है, इन्हीं के द्वारा संस्थाओं को पूरा किया जाता है धीरे धीरे। ठीक है, फिर देखिए संस्थाओं के कुछ प्रतीक भी होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो पुलिस व्यवस्था है उसमें लोगों के सिंबल्स अलग अलग होते हैं। 3 स्टार हुआ तो उसका अलग, 2 स्टार हुआ तो उसका अलग, अलग अलग सिंबल। जैसे ही वर्दी आपने देखी, आप समझ जाएंगे कि एक व्यक्ति किस पोस्ट पर है। ठीक है, तो इससे कुछ प्रतीक भी होते हैं संस्थाओं के। संस्थाओं की एक विशेष संरचना होती है। यानी मैंने आपको बताया कि कोई भी संस्था हो उसमें नीचे से ऊपर तक पूरी एक संरचना होती है। छोटा कर्मचारी भी ज़रूरत है, छोटे जो लोग हैं उनके भी संबंधित जो नियम है वो भी ज़रूरी है, बड़े भी नियम ज़रूरी है। ठीक है, संस्थाओं को सामाजिक विरासत का अंग माना जाता है। यानी जो संस्थाएं होती हैं ये सामाजिक विरासत है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी हमको ये अपने पूर्वजों से मिला है। ठीक है, फिर समिति को देख लेते हैं। समिति किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यक्ति द्वारा बनाए गए संगठन को कहते हैं। यानी हमको कोई उद्देश्य, विशेष उद्देश्य हुआ तो हमने समिति बनाई। जैसे मान लीजिए कोई नाटक मंडली हो गई, तो ये समिति है, लोगों के मनोरंजन के लिए बनी है। ठीक है, समिति स्थायी अस्थायी होती है और संस्था हमेशा स्थायी होती है। ठीक है, तो जैसे ही उद्देश्य पूरा हुआ तो समितियाँ कभी कभी नष्ट भी हो जाती हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, जो समिति होती है ये व्यक्तियों का समूह होता है। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक संगठन होता है। और जब समिति बनती है तो उसके अंदर ही संस्था पनपती है। यानी जो नियम बनते हैं समिति से संबंधित वही संस्था है। तो समिति पहले है और संस्था बाद में है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। समिति और संस्था गहरे रूप में जुड़े हुए हैं। फिर देखिए समिति और संस्था कैसे जुड़े हुए हैं। मान लीजिए परिवार एक समिति है, इसमें मम्मी पापा, भाई बहन, ठीक है, दादा दादी हैं, फिर उनके और भी रिलेशंस हैं। ठीक है, तो ये परिवार हो गया, ये समिति लोगों का समूह है। इसमें संस्था क्या है, विवाह हो गया। ठीक है, विवाह के बहुत लंबे चौड़े नियम होते हैं। उत्तराधिकार के नियम हो गए। ठीक है, इसके अलावा और भी जो बच्चे पैदा होते हैं तो उससे संबंधित नियम है कि इतने दिन तक इसको नहीं छूना है, उतने दिन तक बाहर नहीं निकलना है। तो ये सब क्या है, संस्था ही है ना। तो परिवार में अनेक प्रकार के नियम पाए जाते हैं। मृत्यु के बाद जैसे किसी की मृत्यु हो गई तो उसमें नियम होते हैं, जन्म होने पर नियम होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार से नियम होते हैं परिवार में। फिर महाविद्यालय को देखेंगे तो उसमें परीक्षा प्रणाली, अनुशासन। ठीक है, जैसे परीक्षा प्रणाली तो जो होती है तो इतने बजे के बाद बच्चों को कॉपियाँ नहीं दी जाएंगी। ठीक है, जो बच्चा थोड़ा सा लेट हो गया तो उसको बैठने नहीं दिया जाएगा। यदि बैठने दिया जाएगा तो उसको इतने लोगों से सिग्नेचर करा के लाना है, फिर क्या क्या करना है। तो परीक्षा की जो प्रणाली होती है ये पूरा एक सिस्टम होता है। जो आप परीक्षा विभाग में कभी देखिए, ये काफ़ी जटिल सिस्टम होता है। और परीक्षा के समय में लोग क्या होते हैं कि बहुत देर से घर भी जाते हैं जो वहाँ के कर्मचारी होते हैं, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी होती है कि पूरी कापियाँ जब तक यूनिवर्सिटी के लिए रवाना ना हो जाए तब तक कहीं जाना नहीं है। ठीक है, तो काफ़ी कड़े नियम भी होते हैं। अनुशासन होता है विद्यालय में।
ऐसा नहीं कि कोई जब भी मन करे मुंह उठा के चले आए विद्यालय में, ऐसा नहीं है। एक निश्चित ड्रेस होता है और एक निश्चित समय होता है, ठीक है। आप कापी किताब लेकर ही आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि शादी पार्टी से आ गए, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये पूरा एक सिस्टम होता है। व्यापार में देखिए लेखा जोखा होता है, पूंजी होती है, और भी व्यापार के जो नियम, जो ग्राहक से संबंधित जो नियम होते हैं, ठीक है, और भी जो नियम होते हैं, जैसे कि सरकार से हमको कुछ अनुमोदन लेना है अपने व्यापार से संबंधित, वो भी नियम है। तो इसमें काफ़ी नियम होते हैं। मजदूर संघ देखिए, सामूहिक सौदेबाजी, यानी कि मालिक से ये बात करना कि हम आपका इतना काम करेंगे तो हमको इतने पैसे चाहिए, ये सामूहिक सौदेबाजी हो गई। इससे संबंधित नियम होते हैं, ठीक है। और फिर हड़ताल हो गया, जैसे उनकी आवश्यकताएं पूर्ति नहीं हुई तो क्या हुआ, वो हड़ताल करने लगे, ठीक है। तो किसी भी कंपनी में आप जाइए तो उसमें देखेंगे आप काफ़ी जटिल नियम होते हैं, ठीक है। तो ये मजदूर संघ जो होते हैं इसमें भी काफ़ी नियम होते हैं। धार्मिक समितियां जैसे हो गए हमारे जो मंदिर मस्जिद हो गए, उसमें देखिए उपासना के तरीके हो गए। फिर और भी जो नियम हो गए कि हमको जूते पहन के अंदर नहीं जाना है, ठीक है। और भी जैसे कि कोई संस्था होती है, और भी संस्थाएं जो होती हैं, जैसे राजनीतिक संस्था हो गई, ठीक है। राजनीतिक संस्था में दल बदलने के तरीके होते हैं, ठीक है। चुनाव के द्वारा ही किसी दल को अपने दल में शामिल करने की अनुमति, ठीक है। इस तरह से जो छोटे छोटे नियम होते हैं वो किसी भी संस्था समिति में होते हैं, और ये संस्था होते हैं, ठीक है। समिति के अंदर नियम होते हैं, वही संस्था होती है। तो धार्मिक समिति क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कोई मंदिर है, मंदिर में पुजारी हैं और भी लोग हैं, ये तो समिति हो गई, लेकिन उसमें उपासना के तरीके हैं और जो नियम है, अनुशासन है, वो क्या है, संस्था। फिर राजनीतिक दल हो गया, इसमें दल तंत्र नियम, ठीक है, ये सब क्या हो गया, संस्था हो गया। तो समिति के अंदर संस्था होती है, ठीक है। समिति लोगों का समूह हो गया, किसी और उद्देश्य की पूर्ति के लिए बना, और उसको चलाने के लिए जो नियम बने वो क्या हो गया, संस्था। संस्थाएं अनेक प्रकार की होती है, जैसे आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, मनोरंजनात्मक संस्थाएं आदि, ठीक है। तो आर्थिक संस्थाएं में आप देख ही रहे हैं, आर्थिक संस्थाएं पूरा बैंकिंग सिस्टम हो गया। सामाजिक संस्था में विवाह हो गया, परिवार हो गया, इस तरह से जन्म और मृत्यु के समय की जो परंपराएं हैं वो सब हो गया, ठीक है, रूढ़ी जनरीति। धार्मिक संस्थाएं में आप देख ही रहे हैं, मंदिर मस्जिद में जो नियम है। फिर सांस्कृतिक संस्थाएं में जैसे जो संस्कृति जो कल्चर होता है किसी भी अलग अलग संस्कृति में, वहाँ पे डांस करने का तरीका, वहाँ का खान पान, जो चीज़ें हैं, जो नियम है वो अलग अलग हैं, तो ये सांस्कृतिक हो गया। शैक्षणिक संस्थाओं में महाविद्यालय आ जाते हैं। मनोरंजनात्मक में जैसे फिल्म इंडस्ट्री होती है, फिल्म इंडस्ट्री में भी काफ़ी नियम होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब संस्था के महत्व को देख लेते हैं। संस्थाएं जो होती हैं वो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन हैं। तो देखिए सभी संस्था किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। जैसे धार्मिक संस्था हो गई तो हमारे मन की शांति के लिए, हमारी धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है। राजनीतिक संस्था हो गई तो हमारे राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है, ठीक है। सामाजिक संस्था सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, शैक्षणिक संस्था शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, मनोरंजनात्मक संस्था मनोरंजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, ठीक है। तो किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही संस्था होती है, ठीक है। व्यक्ति के कार्यों को सरल बनाती है संस्था। देखिए व्यक्ति के कार्यों को सरल बनाती है संस्था के द्वारा जो नियम होते हैं, उस नियम से यदि आप चलेंगे तो चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, ठीक है। फिर है मानव व्यवहार पर नियंत्रण। संस्था के द्वारा मानव व्यवहार पर नियंत्रण होता है, यानी यदि विवाह के द्वारा ही यौन संबंधों के नियमन की स्वीकृति है तो विवाह के पहले कोई व्यक्ति इस कार्य को नहीं कर सकता, और विवाह के बाद भी वो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्तियों से ऐसे रिलेशंस नहीं रख सकता, ठीक है। तो व्यक्ति पर ये नियंत्रण रखता है। और इसी तरह से जो उत्तराधिकार के नियम हो गए परिवार में, तो उत्तराधिकार के एक विशेष नियम है कि जो बड़ा पुत्र होगा या फिर छोटा पुत्र, कहीं पे भी छोटे पुत्र को भी माना जाता है कि उत्तराधिकार उसको मिलेगा। तो वहाँ पे और लोग लड़ाई नहीं करते कि हमको चाहिए, ठीक है। शांति से सब लोग अपना उसको सौंप देते हैं कि समाज के द्वारा उसको स्वीकृति मिली है। तो इस तरह से मानव व्यवहार पर नियंत्रण भी करता है। बहुत से युद्ध, बहुत से लड़ाइयाँ से रुक जाती हैं। संस्था संस्कृति की वाहक है, यानी संस्था के द्वारा ही जो पूर्वजों का अनुभव, जो प्रथा होती है, ये हमको प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। परिस्थिति और भूमिका का निर्धारक। संस्था के द्वारा परिस्थिति और भूमिका का निर्धारक होता है। जैसे विवाह के बाद हमें बहुत सी परिस्थितियाँ मिलती हैं, बहुत सी भूमिकाएं मिलती हैं, ठीक है। परिवार नामक संस्था में हमको बहुत सी भूमिकाएं और बहुत सी परिस्थितियाँ मिलती हैं, ठीक है। तो इस तरह से संस्था काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के। फिर देखिए पार्सन्स ने द्वितीयक संस्थाओं का उल्लेख किया, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो इंपॉर्टेंट तो सभी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं, उसको मैं इंपॉर्टेंट बोल देती हूँ, ठीक है।
तो द्वितीयक संस्था का मतलब क्या है? देखिए, इन्होंने सेफ्टी वाल्व कहा द्वितीयक संस्था को, और ये समाज की सुरक्षा कवच है। ठीक है, जैसे वेश्यालय हो गया, पालन गृह यानी कि अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम। ठीक है, तो ये समाज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि ये ना रहे तो काफ़ी अपराध बढ़ेंगे। यदि वेश्यालय ना रहे तो रेप की जो घटनाएं होती हैं बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, वेश्यालय ने काफ़ी समाज को बचा रखा है। उसी तरह से पालन गृह जो हो गया, पालन गृह में बहुत से अपराध होने से बच जाते हैं कि बच्चे जो हैं उनकी तस्करी शुरू हो जाएगी यदि बच्चे अफराद हो जाएंगे, यदि उनको कोई पालने वाला नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस ढंग से भी काफ़ी ये फ़ायदेमंद है। वृद्धाश्रम भी ज़रूरी है, क्योंकि वृद्धाश्रम नहीं रहेगा तो वृद्ध यहाँ वहाँ पड़े रहेंगे, फिर उनको कोई देखने वाला नहीं होगा, फिर समाज में और ज़्यादा अपराध व्याप्त होगा। ठीक है, तो ये समाज के सेफ्टी वाल्व है, समाज के सुरक्षा कवच है। समिति जो है संस्था का निर्माण करती है। समिति पहले है, संस्था बाद में है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि समिति जो है व्यक्तियों का समूह है। जब व्यक्तियों का समूह बन जाता है तो उनके संचालन के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के संचालन के लिए कुछ नियम बनते हैं, और वो नियम ही क्या है? संस्था। ठीक है, फिर देखिए एक क्वेश्चन होता है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, ऐसा क्यों कहा जाता है? तो ये मैकाइवर एंड पेज का कथन है कि समिति के सदस्य हम इसलिए होते हैं कि समिति व्यक्तियों का समूह है, संस्था अदृश्य होती है, और संस्था जो है वो केवल नियम होते हैं। ठीक है, तो हम नियम के सदस्य नहीं बन सकते ना, नियम बन के हम नियम में जाकर जुड़ नहीं सकते। हम व्यक्तियों के बीच में जाकर जुड़ सकते हैं, और वो केवल समिति में ही संभव है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में भी फंसाने के लिए अक्सर बच्चों को, कि मान लीजिए कोई संस्था बनी, ठीक है, तो उस संस्था के आप सदस्य हो गए, तो यदि लोगों ने हाँ बोल दिया कि हाँ सर, तो ये गलत हो गया। ये काफ़ी गूढ़ प्रश्न बनता है कि संस्था के सदस्य तो हम हो ही नहीं सकते। हम समिति के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन हम संस्था के सदस्य नहीं बन सकते, क्योंकि संस्था नियमों की व्यवस्था होती है। तो इंटरव्यू में इसी तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं कि बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाएं। ओके, तो आपको निरंतर अभ्यास करके जब लंबे समय तक आप पढ़ाई करेंगे तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगी। मैकाइवर एंड पेज का एक कोटेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा है कि सामाजिक संस्थाएं मनुष्य को पराजित करने के अपने अधिकार पर जीवित नहीं हैं। ठीक है, बल्कि ये केवल उनकी सेवा करने के लिए हैं, और जब वो ऐसा करना बंद कर देती हैं तो कोई भी प्राचीनता या कोई भी पवित्रता उनको मरने से बचा नहीं सकती। ठीक है, तो फिर देखिए दुर्खीम ने समाज को सामाजिक संस्थाओं का विज्ञान कहा। सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ये किसने कहा? ये दुर्खीम ने कहा। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोटेशन है कि किसने कहा कि सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, तो किसने कहा? दुर्खीम ने। याद रखिएगा। संस्था शब्द का सबसे पहले प्रयोग फर्स्ट प्रिंसिपल नामक पुस्तक में स्पेंसर ने किया था, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन संस्था शब्द की सबसे पहले वैज्ञानिक व्याख्या, संस्था की सबसे पहले वैज्ञानिक व्याख्या किस पुस्तक में मिली? फॉकवेज नामक पुस्तक में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संस्था की वैज्ञानिक व्याख्या किस पुस्तक में मिलती है, तो फॉकवेज, और ये पुस्तक समनर द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, संस्थाएं प्राथमिक और द्वितीयक होती है, तो आप जानते हैं कि प्राथमिक संस्थाएं जो हमारे बहुत ही जीवन से जुड़ी होती है। ठीक है, जैसे विवाह हो गया, परिवार हो गया, हमारे पूर्वजों से जो मिली हुई चीज़ें हैं प्राथमिक संस्थाएं हैं। ठीक है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, जिसके बिना कार्य नहीं हो सकता। द्वितीयक संस्थाएं वो होती हैं जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है, आर्थिक संस्थाएं, राजनीतिक दल हो गया। ठीक है, इस तरह से जो हो गया ये द्वितीयक संस्थाएं हो गई, यानी इनके बिना हम जी सकते हैं, लेकिन प्राथमिक संस्थाओं के बिना हम जी नहीं सकते। फिर देखिए जॉनसन और डासन गिटिस ने क्या किया? संस्था को भूमिका संदर्भ में उन्होंने परिभाषित किया। इन्होंने भूमिका के संदर्भ में संस्था की व्याख्या की, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इरविन गॉफमैन ने संपूर्ण संस्था की अवधारणा दी। ये मैंने आप उनके चैप्टर में बताया ही था कि कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जो समाज के संचालन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। तो पार्सन्स ने जिसको द्वितीयक संस्था कहा, उसी को इरविन गॉफमैन ने संपूर्ण संस्था कहा। ठीक है, मेलिनोवस्की ने विवाह को सर्वप्रथम संस्था माना। ठीक है, मेलिनोवस्की ने विवाह को सर्वप्रथम संस्था माना कि सबसे पहले जो संस्था समाज में आई वो विवाह थी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद